दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही 75 पार हुए, उधर बीजेपी के गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। नितिन गडकरी का बयान और मोहन भागवत का अल्टीमेटम और संजय जोशी का नाम, क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है या ये कहें मोदी युग का अंत शुरू हो चुका है? सब कुछ आपको बताऊंगा, अंत तक बने रहिए। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, क्या मोदी सरकार, क्या मोदी की कुर्सी खतरे में है? मोदी सरकार के दिन पूरे हो गए हैं? क्या आरएसएस और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है? और क्या वक्त आ गया है जब मोदी के बाद कौन का जवाब संघ तय करेगा? दोस्तों, अभी आपने प्रधानमंत्री का 2 दिन पहले ही तो जन्मदिन हम सब ने मनाया, और अब जन्मदिन के 2 दिन के बाद ही बहुत कुछ समझ आने लगा है। वो 75 साल वाला अल्टीमेटम, उधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बवाल, और इस पर आरएसएस की अपनी डील या पीएम कुर्सी अध्यक्ष। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पड़ाव को पार किए अभी उनको 2 दिन भी नहीं हुआ, और आमने सामने नितिन गडकरी का चौंकाने वाला बयान। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, आप बयान जवाब सुनिएगा नितिन गडकरी का। आप सोचिएगा कि क्या वो बीजेपी में ही हैं? क्या वो बीजेपी का ही हिस्सा है? इस सवाल का जवाब क्या देना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे भी लगातार, चूंकि पहले तो हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव तक यह स्पष्ट हो जाएगा बीजेपी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का। अब क्या है कि भाई बिहार चुनाव, और उधर एक नाम मोहन भागवत का दिया हुआ। 75 साल वाला डेडलाइन तो अलग कि 75 साल के बाद क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। दोस्तों, गडकरी से जब सवाल हुआ कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, कब मिलेगा, क्यों इसमें असमंजस की स्थिति है, गडकरी ने बिना कोई राजनीतिक जवाब दिए साफ कहा कि मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई, मुझसे मत पूछो, जाकर जेपी नड्डा से पूछो। अब जरा सोचिए, गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता का इस तरह किनारा करना इशारा करता है, क्या इशारा करता है? क्या ये इशारा करता है कि दाल में कुछ काला है? नहीं, ये इशारा करता है कि सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मैदान में लगातार हैं। द वायर की एक रिपोर्ट आपने देखी, सुनी, पढ़ी होगी। उस रिपोर्ट के मुताबिक संघ ने संजय जोशी के नाम पर मोहर लगा दिया, स्टंप लगा दिया है, और भागवत साफ कह चुके हैं अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो सिर्फ जोशी जी, संजय जोशी। दोस्तों, यानी तो सिर्फ मोदी शाह नड्डा की तिकड़ी पर संघ ने बड़ा सवाल खड़े कर दिया है। नितिन गडकरी का जवाब बहुत कुछ बता रहा है। क्या मुझसे मत पूछो, जाओ जेपी नड्डा से पूछो। क्या समझे इसको? बीजेपी के अंदरूनी हालात के बारे में कुछ समझ पा रहे हैं आप? 75 साल भी पूरा हो गया। अब उधर संघ लगातार, वो देख ही रहे हैं आप, और 15 अगस्त का मोदी जी का भाषण रेड फोर्ट से सुना ही था आपने, आरएसएस का जिक्र क्यों? खैर दोस्तों, क्या ये सिग्नल है कि मोदी संघ की प्राथमिकता नहीं रहे? क्या 2024 के बाद अब 2025 में बीजेपी का चेहरा बदलने की तैयारी है? बीजेपी के अंदर खाने चल रही इस खींचतान ने कई सवाल उठा दिए हैं। उधर राहुल तो पीछे पड़े ही हुए हैं। राहुल का चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर सवाल। अब तो राहुल जेनजी को भी एकजुट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या गुजरात लॉबी बोरिया बिस्तर बनने वाला है? क्या मोदी की 75वें जन्मदिन पर, उनके राजनीतिक जीवन का, मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर, क्या उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम पड़ाव बन जाएगा? ये अंतिम पड़ाव बन चुका है। क्या आरएसएस अब खुलकर अपनी पसंदीदा चेहरे को आगे लाने की तैयारी में है? और अगर संजय जोशी अध्यक्ष बनते हैं तो क्या
ये सीधा संकेत है कि मोदी युग ख़त्म और संघ युग शुरू। सवाल बहुत हैं, जवाब आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि 75 पार मोदी और दिल्ली में सियासी तापमान चरम पर है। नितिन गडकरी ने भी स्पष्ट कर दिया है, मुझसे मत पूछो, जाओ जेपी नड्डा से पूछो। सीधा कह देते कि अरे ये पार्टी हाईकमान का फैसला है, बहुत जल्द नाम सामने आ जाएगा। लेकिन इस तरह से जवाब देना, जाओ जाओ मुझसे मत पूछो, जेपी नड्डा से पूछना, क्या बता रहा है? मोहन भागवत अल्टीमेटम, 75 साल पूरा, कई सवाल हैं दोस्तों, जवाब मिल पाना मुश्किल है। लेकिन क्या मोदी सरकार के दिन पूरे हो गए हैं? क्या मोदी सरकार जाने वाली है? आप क्या समझ पा रहे हैं? आप क्या सुन और देख पा रहे हैं? हमें भी बताइए कमेंट के ज़रिए। बिल्कुल संवैधानिक दायरे में आज़ादी के साथ अपनी बात खुल के रखिए, जो कहना चाहते हैं वो कहिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका। Aland is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Aland in the 23 election. They are much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. And as luck would have it, got caught. What does the operation look like? In Aland, 6,018 applications were filed impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used to delete numbers in Aland. And it was done targeting Congress voters. So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning.